हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिक्स वेब एजुकेशन। मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज देखने चल रहे हैं रिटन एग्जाम जो FSSAI का होने वाला है उसका पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे FSS एक्ट के चैप्टर वाइज क्लासेस, जिसमें चैप्टर 2 को डिस्कस करना है। आज पार्ट 1 में हम लोगों ने FSSAI और FSS एक्ट 2006 इन सब की पूरी डिटेलिंग, उसका इंट्रोडक्शन सब कुछ पढ़ रखा है। पार्ट 2 में हम लोगों ने काफी कुछ डेफिनेशंस पढ़ रखी हैं चैप्टर 1 से, और अब चैप्टर 2 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे क्या क्या डेफिनेशंस यहाँ पे हैं। और आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। प्री में भी यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और उम्मीद है कि मेंस में भी यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो डेफिनेशंस को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। टर्मिनोलॉजीज फिर से मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फूड बिजनेस। क्या होता है फूड बिजनेस, उसकी डेफिनेशन क्या है। वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है या फिर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या हो सकती है, इन सारी चीजों को जरा हम समझते हैं। तो देखिए क्या है फूड बिजनेस। अब देखिए डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या है, एनी अंडरटेकिंग वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट, यानी ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी आप बोल सकते हो जैसे रेस्टोरेंट वगैरह। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप देख सकते हो ना, ये लंगर वगैरह या भंडारा वगैरह, ये सब भी क्या है, ये फूड बिजनेस है। पब्लिक और प्राइवेट, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, यानी ये गवर्नमेंट ऑथराइज हो सकती है, और ये प्राइवेट संस्था भी हो सकती है। तो ये सारे जो बिजनेस है ये दो टाइप के हो सकते हैं, यानी कि वो प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। अब किन किन स्टेजेस में ये सारी चीजें, किन किन स्टेजेस में ये जो बिजनेस हमारा होता है ये फूड बिजनेस कहलाता है FSSAI की कैटेगरी के अनुसार। देखिए, कैरिंग एनी एक्टिविटी मेंशन्ड बिलो, ये सारी एक्टिविटीज मेंशन्ड हैं और इन सारी एक्टिविटीज के बारे में हम लोगों ने पहले भी पार्ट 1 में डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देख लीजिए। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो भी प्रोसेसिंग या जो भी बिजनेस होता है उसको क्या बोलते हैं, फूड बिजनेस। प्रोसेसिंग और पैकेजिंग भी इन्वॉल्व है इसमें, स्टोरेज भी इन्वॉल्व है, जैसे फूड को कहां पे स्टोर किया जाए, ये सारा इसका भी जो बिजनेस होता है इसको भी क्या बोलते हैं, फूड बिजनेस। केवल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो फूड बनता है उसी से रिलेटेड बिजनेस है ये सब कुछ। उसका ट्रांसपोर्ट, उसका इंपोर्ट, उसका एक्सपोर्ट, फूड सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि जो FSPs होते हैं जो फूड्स को प्रोवाइड करते हैं जैसे रेस्टोरेंट वगैरह, जो केटरिंग सर्विस होती है, ये सब भी आपकी फूड बिजनेस की कैटेगरी में आती है अकॉर्डिंग टू FSSAI के अकॉर्डिंग। फिर से मैं बता रहा हूं, फूड बिजनेस क्या क्या हो सकते हैं। ये प्राइवेट भी हो सकते हैं और ये पब्लिक भी हो सकते हैं। पब्लिक का मतलब सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह हैं। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लंगर हो गया, भंडारा हो गया, ये सब भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब किन किन स्टेजेस में किन किन एक्टिविटीज को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे फूड बिजनेस के अंतर्गत, तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट, FSPs यानी कि फूड सर्विस प्रोवाइडर्स, और केटरिंग सर्विसेज, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं वो भी फूड बिजनेस के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। FBO, फूड बिजनेस ऑपरेटर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। किसको किसको फूड बिजनेस ऑपरेटर हम बोल सकते हैं, एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, यानी कि एक सिंगल बंदा भी हो सकता है और कई सारे बंदों का ग्रुप भी हो सकता है। बाय हुम द बिजनेस इज ओन्ड और कैरीड आउट, यानी कि वो खुद ओन करे उसको या फिर वो लाइसेंस लेकर उसको कैरी आउट कराए। यानी कि एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन बाय हुम द बिजनेस इज ओन्ड और कैरीड आउट इज नोन एज FBO। वो जो पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन उसे क्या बोलेंगे, FBO बोलेंगे, यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर बोलेंगे। जो भी फूड का बिजनेस ऑपरेट करे, आप समझ लो ऐसे। अब वो खुद ओन करे या फिर वो किसी के लाइसेंस पर उसको रन करे, इसको क्या बोलते हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर। द अबव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ FSSAI एक्ट, यानी कि ये सब कुछ जो FBO होंगे वो किसके अंतर्गत होंगे, FSSAI एक्ट के अंतर्गत होंगे। यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस किसके अप्लाई होंगे, यहाँ पे FSSAI एक्ट के अप्लाई होंगे। तो देखो कौन कौन से फूड बिजनेस ऑपरेटर हो सकते हैं। अगर मैं इन जनरल टर्म्स की बात करूं तो कंज्यूमर भी हो सकता है, फूड हैंडलर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज भी हो सकती हैं, इंस्टीट्यूट्स और अथॉरिटीज भी हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, और मेंटेनेंस के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये सब फूड बिजनेस ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। चलिए, फूड एडिटिव्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
फूड एडिटिव जो होता है ना, वो नॉर्मली एज अ फूड कंसीडर नहीं किया जाता है या एज अ फूड कंज्यूम नहीं होता है, बट इसका यूज किस लिए होता है, ये फ्रेग्रेंस वगैरह, कलरिंग लाने के लिए। जैसे आप देखो ना कि वो जो लाल मिर्च होती है ना, कश्मीरी लाल मिर्च, वो तीखी नहीं होती, बस उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, उसका प्रयोग कलर लाने के लिए किया जाता है, तो वो फूड एडिटिव है एक तरह से। तो एनी सब्सटेंस विच इज नॉट नॉर्मली कंज्यूम्ड एज फूड, जो नॉर्मली फूड की तरह कंज्यूम नहीं किया जाता है, मैंने वही आपसे बताया, एज अ फूड कंज्यूम नहीं होता है वो। अब कोई लाल मिर्च को का पाउडर खाता नहीं है, लेकिन कलरिंग के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एनी सब्सटेंस विच इज नॉट नॉर्मली कंज्यूम्ड एज फूड इटसेल्फ नॉट यूज्ड एज अ टिपिकल इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, मतलब फूड का एक इंग्रेडिएंट भी है ऐसा भी नहीं है, ना तो वो फूड की तरह कंज्यूम होता है और ना ही वो फूड के इंग्रेडिएंट की तरह कंज्यूम होता है, बट इंटेंशनली, जैसे आप रसगुल्ला वगैरह खाने जाते हो जब कभी, तो आप देखो ना उसमें गुलाब जल वगैरह डाल देते हैं फ्रेग्रेंस के लिए, है ना। तो ये सब क्या है, ये फूड एडिटिव्स हैं, बट इंटेंशनली एडेड टू फूड फॉर टेक्नोलॉजिकल पर्पस, मतलब कि फ्रेग्रेंस वगैरह के लिए, कलरिंग के लिए, इन सब के लिए जो कंटेंट यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, फूड एडिटिव्स बोलते हैं। वो एज अ फूड यूज नहीं किया जाता है, बट जैसे कि फ्रेग्रेंस वगैरह हो गया, कलरिंग वगैरह हो गई, इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड लैब्स या फूड लेबोरेटरीज क्या होती हैं ये? देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित भी हो सकती हैं, स्टेब्लिश हो सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टेब्लिश हो सकती हैं, और अदर एजेंसीज के द्वारा भी स्टेब्लिश हो सकती हैं। और आपको अगर फूड लैब्स के बारे में अच्छे से जानना है तो पार्ट 1 में हमने काफी कुछ डिस्कस कर रखा है, वहां पे हम लोगों ने एनएबीएल भी देख रखा है। तो देखो, स्टेब्लिश्ड बाय इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज। और क्या हो सकता है, एक्रीडेटेड बाय एनएबीएल, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैब्स, इनके द्वारा भी एक्रीडेटेड होते हैं, एक्रीडिएशन इनके द्वारा दिया जाता है एनएबीएल के द्वारा, या फिर वो एफएसएसएआई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। ये 3 तरह की जो लैब्स हैं वो हमारी फूड लेबोरेटरीज कहलाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती हैं, अदर एजेंसीज भी हो सकती हैं, एनएबीएल क्रेडिटेड हो सकती हैं और रिकॉग्नाइज्ड बाय एफएसएसएआई हो सकती हैं। तो ये सब क्या है, ये फूड लैब्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड सेफ्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, और बड़ा इजी भी है। देखो, फूड सेफ्टी इज द एश्योरेंस दैट फूड इज एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि जो फूड है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ह्यूमन कंजम्पशन पर्पस के लिए वो सेफ है या नहीं है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, फूड सेफ्टी। और अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको इन सारे टर्मिनोलॉजीज को ध्यान रखना होगा। ये सारी टर्मिनोलॉजी जो हैं ये डेफिनेशंस के तौर पे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप इनको एज अ जैसा एफएसएसएआई बोला है वैसा ही मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, और आप वैसे ही ध्यान रखिए इसको। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पे देखो फूड सेफ्टी की बात हो रही है, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो 7 जून को मनाया जाता है। तो इस बात का भी आप जरा ध्यान रखिए, अगर आप आगे जीएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपको इसको भी जानना जरूरी है। तो चलिए आज के लिए चैप्टर 2 की इतनी डेफिनेशन हम जरा ध्यान रखते हैं। बाकी आपको पता ही है कि 101 सेक्शंस हैं, 12 चैप्टर्स हैं, तो मैक्सिमम ट्राई ये रहेगा आपका कि ये पूरा पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे कि आपको जो इंग्लिश का पार्ट है वो कवर करा दिया जाए, और प्रयास ये रहेगा कि 2 हफ्ते के अंदर ही आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो जुड़िए हमारे साथ और मिलते हैं नए सेशन में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।